आमंत्रित कर रहे हैं मेधा पाटकर जी को। मैं सोच रही थी किस भाषा में बोलूं और तय किया कि कुछ दक्षिण से आए हुए विद्यार्थियों को नम्रता के साथ माफ़ी उनकी चाहते हुए मैं हिंदी में अपनी राष्ट्रभाषा में बोलूं, क्योंकि एक ऐसा राष्ट्रीय मंच आदरणीय विश्वनाथ जी कराड़ जी और राहुल कराड़ जी ने खड़ा किया है कि जिसमें मैं मानती हूँ कि केवल एक छात्रों की संसद नहीं पर जन संसद का चेहरा नजर आता है। इसलिए इस जन संसद और जन सैलाब को प्रणाम करते हुए तमाम आदरणीय अतिथियों के नाम न लेते हुए अध्यक्ष महोदय जी और सभी मान्यवरों को भी प्रणाम करते हुए मैं अपना ये संवाद शुरू कर रही हूँ। ये एक ऐसा डायलॉग नहीं है जो शत्रुघ्न जी बहुत अच्छी तरह से आपके सामने रख पाए, लेकिन एक ऐसा संवाद ज़रूर है जो शायद आपके दिल को या दिमाग को कुछ थोड़ा से हिस्से तक छू पाए, और मैं यही चाहती हूँ। साथियों, हमारा जिंदाबाद भी होता है शुरुआत में, अंत में भी किया शत्रुघ्न सिन्हा जी ने, पर ये जिंदाबाद उस जिंदा और आबाद गरीबों की बस्तियां और गांवों का है, दलितों का, आदिवासियों का, किसानों, मजदूरों का है, जिनमें कईयों के पालक भी शायद शामिल होंगे। और क्योंकि वो जिंदा रहे, वो आबाद रहे और इस देश के 45% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले आप सब युवा उनको सबसे पहले अंत्योदय नहीं प्रथमोदय के रूप में याद करें, ये हम सब चाहते हैं। मैं एक्टिविस्ट हूं, एक्टर नहीं, लेकिन आज महात्मा जी की पुण्यतिथि के मौके पर याद करना जरूरी है कि इस देश ने जाति पाति, मजहब, पंथ, प्रांत और लिंग भेद के पार जाकर इस देश की और राष्ट्र की संकल्पना की है खड़ी। जैसा कि कराड़ परिवार ने और MIT ने भी इसी प्रकार से संकल्पना खड़ी की है, एक छोटे प्रतीक के रूप में, और वो आज बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। पठानकोट का हमला या भारत और चीन की सीमा पर क्या चल रहा है, उससे भी अधिक महत्व का है मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए इस देश के अंदर भी क्या चल रहा है। क्या इस देश के अंदर भी एक प्रकार का वो आतंकवाद है जो संविधान के खिलाफ है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद बाबू और तमाम उन शहीदों से लेकर आजादी आंदोलन के प्रवक्ताओं और महात्मा गांधी जी के सपनों के आधार पर बना हुआ वो संविधान, जिसका केवल प्रीएम्बल ही नहीं, प्रस्तावना ही नहीं, हर पंधा और हर शब्द उस समता और समानता की तरफ बढ़ता है, उस न्याय की तरफ बढ़ता है जो आपकी मंजिल होनी जरूरी है और हम सबकी। क्या आप सब लोग ये मानते हैं? जरा हाथ उठाइए जो मानते हैं कि समता और न्याय वो मंजिल होनी चाहिए जिसके प्रति आप आदर रखें और जिसकी तरफ आप बढ़ें। जरा हाथ उठाइए जो ये मानते हैं। बहुत खूब, तो हमारे बीच में कोई विवाद नहीं हो सकता है, क्योंकि द लीडर, अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे, बट टुवर्ड्स व्हाट एंड, किस मंजिल की तरफ, ये सबसे अहम सवाल आज देश की राजनीति, जिसके एक नुमाइंदा रामराजे निम्बालकर जी भी यहाँ हैं, देश की अर्थनीति, जिसका विज्ञान, जिसकी कला और माध्यमों के बीच में भी इस सवाल का जवाब चाहते हैं लोग। और जवाब क्या निकलता है जब हम देश की तरफ देखते हैं?
इस देश की धरती, इस देश का पानी, इस देश की नदियां, इस देश की भूमि और खेती, ये संसाधन जिनके आधार पर विकास होना है, जरूर होना है, और अधिक होना है, गतिमानता से होना है, लेकिन क्या इन संसाधनों को खत्म करके होना है? जैसे कोई पूंजीपति अपने पूंजी को खत्म करे, जिससे ब्याज भी न मिले, और बड़प्पन के साथ, अभिमान के साथ कहे कि हम कर रहे हैं विकास। साथियों, इसीलिए राजनीति, जिसमें राज भी होना चाहिए पर नीति भी होनी चाहिए, ये वो शब्द कहता है, उस राजनीति के तहत अगर निर्णय होने हैं और होते रहे हैं कि इस देश के संसाधन, न केवल प्राकृतिक संसाधन लेकिन मानवीय संसाधन भी, इनके आधार पर विकास होना है, जो केवल राजनेताओं के मन की बात नहीं, हम सबके मन की बात सुनकर होना है। और ऐसा विकास कि जो इन संसाधनों के विविध वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के तहत जो लाभ निकलेंगे, उन लाभों के बंटवारों में समता और न्याय ही पहले हासिल करना है, तो फिर इस राजनीति को बदलना होगा। अगर हम राजनीति से ये अपेक्षा करते हैं तो समझिए कि जिस राजनीति के तरफ आप सबको ले जाना, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी के साथ, कर्तव्य के साथ ले जाना, इस संसद का एक महत्व का उद्देश्य मुझे बताया गया है, लिखा गया है, जिसको मैं समझ रही हूं कि वो क्यों है। लेकिन साथ साथ मुझे आपको ये भी याद दिलाना है, जो कि संयोजक भी जानते हैं, कि राजनीति का सही अर्थ समाज के विविध तबकों के रिश्ते बनाना, बदलना और सुधरना होता है। और वो रिश्ते सत्ता और जनता के बीच के, वो रिश्ते जनता के विविध समाज घटकों के बीच के, चाहे वो जाति के आधार पर विभाजित घटक हो, चाहे वो मजहब के नाम पर विभाजित घटक हो, चाहे वो वर्ग के नाम पर या लिंग के नाम पर विभाजित घटक क्यों न हो, हम सब लोग इसीलिए सर्वप्रथम आपका ध्यान उन मुद्दों पर दोहराना चाहते हैं, जो मुद्दे इस देश के राजनीतिक एजेंडा से, इस देश के अर्थनीतिक एजेंडा से आज करीबन गायब है। एक भ्रम पैदा किया जाता है कई बार, जिसका भी राजनीतिकरण होता है वही मुद्दा सही है और सर्वप्रथम है। लेकिन सही मुद्दे क्या है इस देश के सामने? आज भी इस देश के हर बच्चे को शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, 3 लाख से ऊपर किसानों की आत्महत्याएं हमारे आंखों में आंसू नहीं ला रही है आज भी। और आज भी मजदूरों में 93% मजदूरों को पेंशन, प्रोविडेंट फंड और न्यूनतम सामाजिक आर्थिक सुरक्षा नहीं। साथियों, अगर आपका एजेंडा बदलाव का, इन मुद्दों को दोहराना, इन मुद्दों को उभारना चाहता है, तो मैं बहुत विनम्रता से ये कहूंगी कि आपको रास्ता चलना है, पर सही राजनीति का रास्ता चलना है। गलत, अनैतिक, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अन्यायकारी राजनीति का रास्ता नहीं चलना है। आप कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें छोटी लेकिन बड़ी बात यही है कि राजनीति केवल दलीय और चुनावी नहीं है। राजनीति बहुत व्यापक संकल्पना है। जैसा मैंने कहा, वो परिभाषा तक सीमित नहीं है, वो हर प्रक्रिया में प्रतिबिंबित होने वाला परिभाषा का मुद्दा है। और इसीलिए जो जन आंदोलनों की राजनीति है, उस राजनीति में मैं आपका स्वागत करने के लिए समझिए कि यहाँ आई हूँ। मुझे राहुल जी ने पूरा ब्यौरा दे दिया। जब मैंने पूछा कि इस छात्र संसद, एक प्रकार की छोटी जन संसद से निकले हुए लोग, उनसे क्या उभर रहा है, अंतिम नतीजा क्या निकल रहा है, उसका कुछ मूल्यांकन, कुछ अध्ययन आपने किया होगा। इतनी सुंदर और अनुशासन के साथ चलने वाली संसद के 2 संसदों के बीच उन्होंने ज़रूर ये किया है। उन्होंने मुझे बताया कि कितने प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी में गए, कितने प्रतिशत कांग्रेस में गए। राहुल जी कहाँ है? सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं। कितने प्रतिशत अन्य पार्टियों में गए। मैंने पूछा नहीं, पर अब इस मंच पर से आपको सवाल करना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग जन आंदोलनों की राजनीति के तरफ
बढ़ना भी सही राजनीतिक कदम मानने वाले लोग हैं। कृपया हाथ उठाइए, कितने लोग जन आंदोलनों की राजनीति को मानते हैं। बहुत खूब। अगर इतने से युवा देश के 126 करोड़ जनता में से अगर हमारे साथ हो जाए साथियों, तो जो कदम कभी मैंने भी दलीय राजनीति में रखा और फिर बाहर खींचा, आपसे जुड़ने के बाद हम रह गए। अन्ना हजारे जी भी और हमारे जैसे कई कार्यकर्ता भी उस कदम के साथ हाथ मिलाकर आगे नहीं पीछे नहीं, संघर्ष ही केवल नहीं, निर्माण के साथ भी आप सब लोग शामिल होंगे, ये मेरी अपेक्षा है। क्योंकि बहुत गहरे सवाल इस देश के सामने हैं जो दुर्दैव से संसद में नहीं उभरते हैं। आज के प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में कई बार असेंबली चलनी नहीं दी, बहुत कम समय चली। पिछले संसद को भी कई बार चलने नहीं दिया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के नाम से, और इस बार की संसद भी बहुत कम दिन चलती है। और कौन सी विधानसभा में गहराई से सवाल उठते हैं ताकि लावासा सिटी का मुद्दा हो, नर्मदा घाटी का मुद्दा हो, येडुरप्पा जी के भाजपा के कर्नाटक के सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, या और जन लोकपाल का मुद्दा हो, सूचना अधिकार का मुद्दा हो, रोजगार गारंटी का मुद्दा हो, आदिवासियों के वन अधिकार का मुद्दा हो, असंगठित माने गए, असुरक्षित रखे गए इस देश के 93% श्रमिकों का मुद्दा हो। कौन से मुद्दे पर गहराई से चर्चा चली है? कौन से जनवादी कानून आज के लोकतंत्र के न्यूनतम प्रतीक माने गए विधानसभा लोकसभा से उभरे हैं? आप कहेंगे वहीं तो बनते हैं कानून, लेकिन जन लोकपाल के आंदोलन ने यह भी बताया कि मुद्दा 42 साल तक नहीं प्रतिबिंबित होता है कानून के रूप में। वो तभी प्रक्रिया चलती है जब जनता का जन सैलाब रास्ते पर उतर आता है, न केवल दिल्ली के जंतर मंतर छू पर, लेकिन देश के कोने कोने में। आज इसकी बहुत जरूरी है। आज देश की भूमि का जमीनी मुद्दा केवल हमारे जमीर को झकझोरने वाला हो गया है। एक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 3,90,000 हेक्टेयर जमीन को खेती की होते हुए, गांव बसे होते हुए औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर रहा है। आज एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में खेती खत्म हो रही है। इतना ही नहीं, किस प्रकार से खेती छीनी जा रही है। कलम लावासा के अंदर थे 210 एकड़ जमीन आदिवासियों को वापस करनी पड़ी प्रशासन को, क्योंकि वो पूरा फ्रॉड था। 6 एजेंट्स के द्वारा लावासा कॉर्पोरेशन को मिली थी जमीन, जबकि एक अंगूठा नहीं दिया था। औरंगाबाद में 100 एकड़ जमीन सेज रद्द करके, SEZ का परियोजना रद्द करके किसानों को वापस देनी पड़ी। वो दूसरा फ्रॉड था, क्योंकि अंगूठे लगाने वाले का अंग्रेजी में हस्ताक्षर करके जमीन ली गई थी। नर्मदा की घाटी में 244 जिंदा गांव और एक नगर आज बांध की ऊंचाई पूरी करके हुए, जहां पूरी जिंदगी चल रही है। एक मंजिली बिल्डिंग ही नहीं, आदिवासियों के मोहल्ले ही नहीं, खेती खलिहान, पंचायत घर, दवाखाने, शालाएं, मंदिरें, मस्जिदें, सबसे पुरानी संस्कृति जो है देश की नहीं पूरी दुनिया की, जहां तमाम पुरातत्व के अवशेष एक जगह मिलते हैं, मोहनजोदड़ो में नहीं मिलते, ये पुरातत्व शास्त्रज्ञ कह रहे हैं। और आज की जनता वहां बसी हुई है, उसको जल समाधि देने की जो साजिश चल रही है। एक राज्य में बनता है बांध, वो कौन सा राज्य है इसका मतलब नहीं है, पर दुर्दैव से वो गांधी जी का राज्य है। और दूसरे राज्यों को डुबाया जाता है जीते जागते, एक बूंद पानी पर अधिकार उनको न देते हुए, और पानी कोका कोला को और अडानी अंबानी को देते हुए। ये फ्रॉड है, ये साजिश है, और इसके खिलाफ लड़ने के लिए आप सब युवा शक्ति का हमको सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। साथियों, जमीन तो जा ही रही है लोगों के हाथ से, जो सादगी से, स्वावलंबन से, मेहनत से जीने वाले लोग हैं। लेकिन हमला केवल जमीन पर नहीं, नदियों पर है। नदी जोड़ योजना भी 10 लाख करोड़ की अब तक हो गई होगी। अगर उसमें कंपनियों का योगदान होगा तो नदियां मुड़ेगी कंपनियों की तरफ, जैसे आज भी मुड़ रही है। 55 पैसे लीटर से भूजल निकलकर बॉटल में भर के 12 और 18 रुपयों में खरीदने के लिए आप मजबूर हैं, क्योंकि शुद्ध पानी पब्लिक टैप से न गरीब बस्तियों को मिल रहा है, न आप सबको भी ध्यान रखिए।
तो क्या आप इन मुद्दों पर विचारशील है, इन मुद्दों पर संवेदनशील है? वनों का अधिकार नहीं दिया गया आदिवासियों को। पहली बार पिछले सरकार ने कई सारे जो नए कानून संघर्षों से निकल कर लाए, हम उनको सलाम करते हैं, पर उसका अमल पूरा नहीं हुआ। तो नई सरकार तो हर कानून बदलने चली है, संविधान बदलना बाकी है। साथियों, इस संविधान को बचाने के लिए, संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए हम वैसे ही युवाओं की जरूरत महसूस करते हैं जैसे जिनमें से दो ने यहाँ आकर अपनी दिल की बात रखी है। हम चाहते हैं कि आप पर्यावरण की सोच केवल ओजोन के लेयर और क्लाइमेट चेंज तक मर्यादित न रखें। जो जीविका का और जीने का आधार है वो आवरण नहीं है, हमारा जीवन है। और उसके प्रति अगर आधार नहीं रखेंगे तो आज नष्ट हो रहा भूजल, आज नष्ट हो रही खेती, आज लुप्त हो रही है नदियां, चाहे वो सैंड माइनिंग से, रेत खदान से हो, या अन्य क्षेत्रों में जो माफिया लगे हुए उनसे, जिनसे आज हम टकराव रह रहे। मध्य प्रदेश में खड़े हैं हम कहते हुए कोर्ट के सामने कि हमारी हत्या होने के बाद फैसला न दीजिए, पहले दीजिए कृपया। और ऐसे हम रोक रहे हैं नर्मदा के घाटी में, हम रोक रहे हैं कन्याकुमारी से लेकर पूरे एक एक नदी के घाटी में। साथियों, इसके लिए आपकी जरूरत चाहिए। यह भ्रष्टाचार ही नहीं है, इसके पीछे भ्रष्ट विचार है, जो मानते हैं कि इन पूंजियों का कोई मतलब नहीं, मेहनत की पूंजी और प्राकृतिक पूंजी, और जो मानते हैं कि पूंजी हो तो पैसे की। आइए, सभी राष्ट्रों से आइए और भारत में निर्माण कीजिए। मेक इन इंडिया को कौन नकार सकता है? एवरीथिंग इज टू बी मेड इन इंडिया if an Indian Prime Minister or Chief Minister says so, and that is his duty. But duty to be conceived and executed within the framework of the directive principles which the states are duty bound to execute. Without following those directive principles, my dear young friends, wherein it is said under the Article 39 that the economic development of this nation state should be such that the wealth will not be concentrated in the hands of the few. 1% लोगों के हाथ में आज 49% संपत्ति है। क्या युवाओं को गुस्सा आता है इस चीज का? इस देश में 467 अब्जाधीश है और दलितों के, आम परिवारों के बच्चे, मध्यम वर्गीयों के भी आज शिक्षा नहीं पा रहे हैं, जबकि केजी से पीजी तक राष्ट्र की और सत्ताधीशों की, सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो मुफ्त शिक्षण दे दे। वो पहली प्राथमिकता इस देश में होनी चाहिए। हम नंदुरबार जिले में, अलीराजपुर जिले में जब नर्मदा किनारे एक जीवन शालाएं चलाते हैं, तब पहली पीढ़ी के 5000 बच्चे पास होते हैं, सैकड़ों ग्रेजुएट्स होते हैं। लेकिन जीवन शालाओं को सरकार बिना अनुदान, सेल्फ फाइनेंसिंग के रूप में मान्यता देती है। ये शर्म की बात है कि देश की सरकारें समाज के उत्स्फूर्त कार्य को अपने साथी सहयोगी मानकर योगदान देने के बावजूद हमें मजबूर करती है, किसी विदेशी कंपनी से नहीं, लेकिन जनता से पैसे इकट्ठे कर करके, कैलेंडर्स बेचकर जो बाहर रखे हमारे कारोबार चलाने के लिए। यही मुद्दा स्वास्थ्य में है। अभी माशेलकर जी कह रहे थे क्यों हो रहा है भ्रष्टाचार, जो शत्रुघ्न जी और माशेल जी करके मिलकर कुछ रुका दवाइयों में। अभी बड़वानी जिले में मध्य प्रदेश के 86 बूढ़े लोगों की आंखें चली गई कैटरैक्ट ऑपरेशन में। क्यों हो रहा है इतना भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश जैसे राज्य में? कोई कमी नहीं है वैज्ञानिकों की, कोई कमी नहीं है मेहनत कशों की, कोई कमी नहीं है अच्छे अधिकारियों की भी, लेकिन राजनीतिक भ्रष्ट हस्तक्षेप इन तमाम प्रक्रियाओं को जो जनतांत्रिक मानी जाती है उसको गलत दिशा में मोड़ने में और अपना स्वार्थ सीधा करने में बहुत अहम फैक्टर तय होते रहा है। और इसीलिए भ्रष्टाचार केवल पटवारी का नहीं है साथियों, भ्रष्टाचार उन जमीन के हस्तांतरण का है, पानी के हस्तांतरण का है। इस देश की खनिज संपदा चंद मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपति और उद्योगपतियों के हाथ देने का हस्ताक्षर है। चंद्रा बाबू जी आते तो मैं कैपिटल सिटी का उदाहरण ले लेती। ऐसी 57,000 एकड़ जमीन जो आप अगर माशेलकर जी देखने जाते तो रो पड़ते, इस पर कैपिटल सिटी खड़ी कर दी गई। गांव की हत्या कर कर शहरों को उभारना
कोई अभिमान की बात नहीं है, देशाभिमान की तो बिल्कुल नहीं। 18 प्रजातियां केले की, कपास की, हर फल की, मोगरे जैसे हर फूल की, और विकल्प होते हुए इसको खत्म करना, ये किसी बाप के जायदाद नहीं है, पूंजीपतियों की जागीर नहीं, ये देश हमारा है। ये नारे के साथ युवाओं ने इस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि राजनेता आज चिंतित नहीं है क्लाइमेट चेंज। पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुझे कहा था कि क्लाइमेट चेंज तो अभी केवल यूरोप और अमेरिका तक आया है, बुंदेलखंड में क्या, मैंने पूछा। उन्होंने कहा नहीं, वहां तो आने में अभी देर है। साथियों, शास्त्र और विज्ञान, इसका भी उल्लंघन हो रहा है, कानून और संविधान का भी उल्लंघन हो रहा है, और केवल विकास का ढिंढोरा पीटा जाता है। वैकल्पों की सोच नहीं है, सही तकनीक जो सादगी और स्वावलंबन से जीने वाले इस देश के करोड़ों लोगों को पहले न्याय देगी, पहले लाभ देगी, पहले रोजगार देगी, रोजी रोटी कपड़ा मकान को ही विकास मानेगी, इसका अभाव है। मैं और कुछ नहीं बोलनी हूँ, लेकिन आपसे हमें अपेक्षा है, नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए, ये बॉटलिंग वाटर में नहीं पीती सर। ये जरूर मैं अपमान नहीं करना चाहती, मैं ऐलान करना चाहती हूँ आप सबको कि आप भी न पीजिए, न पेप्सी न कोला, जिसके खिलाफ गांव-गांव के लोग लड़ रहे हैं। मैं ऐलान करना चाहूंगी कि आप जनतंत्र की, सही जनतंत्र की सोचिए। वो केवल लोकसभा, विधानसभा क्या, जिला पंचायतों तक सीमित नहीं है, वो पूरा ही जड़ जड़ में होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि खामोश न रहे, बस आवाज उठाइए। किसके पक्ष में आवाज उठाएंगे, ये सोचना आपका कर्तव्य है। और अगर आवाज उठाते हैं आप, तो गांव को और बस्ती को, हर शहर के जो धारा 243 संविधान की, उसमें दिया गया है स्वतंत्रता, दी गई है आजादी, दिया गया है हर अधिकार, और वित्तीय दृष्टि से भी स्वतंत्र होने का स्थान और सम्मान, उन इकाइयों का सम्मान आप करना चालू कर दीजिए। ग्राम सभा की सहमति के बिना वहां के किसानों ही नहीं, मजदूरों, पछुआरों, कारीगरों के, दलितों, आदिवासियों के ही नहीं, तमाम मतदाताओं की सहमति के बिना विकास नहीं आगे बढ़ेगा। आप कहेंगे फिर तो कोई चीज नहीं होगी, जरूर होगी। सही योजनाएं बनेगी, सही तकनीक का अवलंब होगा, ऊर्जा के निर्माण के लिए भी कई सारे विकल्प हैं। मैं अभी समय के अभाव में वो सब नहीं रख सकती। जल नियोजन में बड़े बांधों में 214 किलोमीटर तक पानी भरना, एक एक बांध में वहां के गांवों और नगरों की हत्या करना, ये विकल्प नहीं है। तो साथियों, आप सब युवा तय कीजिए कि इस संसद के बाद आप इन मुद्दों पर थोड़ा सा सोचेंगे। आप जन आंदोलनों के राजनीतिक ही एजेंडा के साथ, लेकिन निर्दलीय एजेंडा के साथ खड़े हो जाइए। मुझे एक बडिंग पॉलिटिशियन कहा गया, नहीं, आई एम पॉलिटिशियन हु वाज निप्ड इन द बेड। मैं इतना ही आपको कहूँगी, और आपसे ऐलान करूँगी कि आपके करियर का 1 साल कम से कम किसी न किसी ऐसे जन आंदोलन को दे दीजिए जो गरीबों और धनिकों के बीच की खाई को मिटाएगा और संविधान का सही अमल लाएगा। मेरे ख्याल से ये संसद की वही सबसे बड़ी हासिली होगी। साथियों, जिंदाबाद। हम सब एक है, हम सब तो लड़ेंगे तो जीतेंगे कि नहीं? मैं कहूंगी लड़ेंगे, आप कहिए जीतेंगे या हारेंगे? लड़ेंगे, जिंदाबाद। Thank you very much. There is a standing ovation, definitely. Thank you very much.